हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो बजट एनालिसिस जो हमने शुरू किया था, तो इसका थर्ड पिलर आज हम डिस्कस करेंगे, इन डिटेल एनालिसिस करेंगे उसके बारे में। तो इसमें मैं आपको जो है एस्पिरेशनल इंडिया के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और क्या क्या स्कीम्स लाए गए हैं फिशरीज के रिगार्डिंग, और हमारा जो इंडिया जो स्टेटस है फिशरीज को लेकर, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो वन रेशन वन नेशन कार्ड जो माइग्रेंट लेबर्स के लिए लाया गया था, उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे दोनों पार्ट्स मैंने लाए थे, एक एक पिलर के बारे में मैं एक एक पार्ट बनाता आ रहा हूँ, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि लेक्चर बहुत ही लंबा है और एक ही लेक्चर में आपको जो है एक एक पिलर के बारे में एक डिटेल एनालिसिस भी मिले। तो इस तरह से हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया है, बजट 2021 एनालिसिस को। तो चलिए आज का लेक्चर इसी जोश और जज्बात के साथ शुरू करते हैं कि अगर आपको कोई भी मैथ्स डाउट्स हो दोस्तों, इस डाउट्स को आप रियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं विद इन 30 मिनट्स। हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे विजिट कीजिए और अपने सेशन के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से अपने सेशन को बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट्स एजुकेटर्स हैं रिगार्डिंग मैथ्स, दे विल हेल्प यू आउट एंड दे विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द पर्सनल गाइडेंस कि किस तरह से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इस सब्जेक्ट में प्रिपेयर हो सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेस हैं वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों हमारे इस वेबसाइट में, जो कि आपको जितने भी एंट्रेंस लेवल एग्जाम है वो आपको इजीली आप जो है क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम वन वन पिलर के बारे में डिस्कस करते आ रहे थे, तो इसका जो थर्ड पिलर रहेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, राइट। So we are doing, the government has come up with the proper budget and proper schemes regarding for the aspirational India. So we will discuss one by one. सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। तो पहली बात जो है एग्रीकल्चर, राइट। सो एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन आवर इंडियन इकोनॉमी। इट विल कंट्रीब्यूट मोर देन, यू कैन इमेजिन दैट कई सारा जो कंट्रीब्यूशन रहता है इनका इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड इट विल आल्सो लीड्स टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो इस बजट में ये वादा किया गया है कि फार्मर्स को ये भरोसा दिलाया गया है कि आपकी जो एमएसपी है वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1.5 गुना बढ़ा दी गई है। सो मिनिमम आपको 1.5 टाइम्स से ज़्यादा ये खरीदा जाएगा। और इन्होंने कुछ स्टैटिक्स भी दिया हुआ है इसमें। तो वीट की अगर बात करें तो जो टोटल अमाउंट दिया जा रहा था फार्मर्स को 2013-14 में वो 33,000 करोड़ था। फिर 2019 और 20 आया, उसमें 62,000 करोड़ कर दिया गया था। और 2020-21 तो इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखें तो 75,000 करोड़ इंक्रीज कर दिया गया है। सो दिस आर द टोटल अमाउंट इन केस ऑफ वीट, इसको अलोकेट कर दिया गया है कि जितना भी प्रोडक्शन रहेगा उससे मिनिमम अमाउंट आपको 1.5 गुना से ये लोग खरीदने वाले हैं। नेक्स्ट अगर पैडी की बात करें तो इसी तरह 2013 का 14 का डेटा इन्होंने बताया कि 63,000 करोड़ रहेगा। उसके बाद 2019-20 को इसको इंक्रीज कर दिया गया था 1,40,000 करोड़ तक। तो अभी जो एस्टिमेट जिन्होंने अनाउंस किया है इस बजट में, तो इन्होंने 1,72,000 करोड़ को इन्होंने इंक्रीज कर दिया गया है। सो इससे आपको क्या पता चलता है, इस फिगर से हमको क्या फायदा है, राइट। आपको दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर इस फिगर को हम लोग क्या करेंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब भी ऐसा प्रॉपर डेटा आता है ना, तो इसकी वजह से किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोग, ओके, और किस तरह से एक्सपेंडिचर स्पेंड किया जा रहा है, ये आपको एक पर्टिकुलर डाटा प्रोवाइड किया जाएगा एग्रीकल्चर के तहत। और इन द सेम वे अगर आप देखें पल्सेस के रिगार्डिंग, तो किस तरह से पहले 236 करोड़ था, अभी इट हैज बिन रेज टू द 10,000 करोड़, राइट। तो 40 टाइम्स इसको इंक्रीज कर दिया गया है पल्सेस के इंडस्ट्रीज। सो इससे ये मालूम हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है अभी बढ़ चढ़कर एक्सपेंडिचर कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं मार्केट में, जो फार्मर्स को लेकर हर रोज आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो ये सारा डाटा उन लोगों के सामने अगर आएगा तो उम्मीद है थोड़े बहुत प्रोटेस्ट रोक सकते हैं, बिकॉज उनको भी भरोसा होगा कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ ना कुछ तो कर रही है। उनका ये जो भ्रम था, उनका जो एक इल्यूजन था कि एमएसपी को हटा दिया जाएगा जब ये 3 फॉर्म बिल्स आएंगे, बट एनी हाउ गवर्नमेंट यहाँ पे जो इंश्योर कर रही है, उनको आश्वासन दे रही है कि एमएसपी हटेगा नहीं।
आपको एमएसपी इवन यू विल हैव ए मिनिमम 1.5 टाइम्स, उससे बढ़कर भी जा सकता है, बट हम आपको एमएसपी हटाएंगे नहीं। और गवर्नमेंट इस डेटा के द्वारा उनको आश्वासन दे रही है कि आगे आपका जो फ्यूचर रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, मतलब बेटर होने वाला है, बरकरार होने वाला है, कि ऐसा नहीं कि आपको उस सेक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया गया था कंप्लीटली, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक स्कीम के बारे में इन्होंने बात किया था दोस्तों, उसका नाम है स्वामित्व स्कीम। तो स्कीम मैं आपको पहले जो इनका जो डाटा है वो बता देता हूं, उसके बाद हम स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्कीम के तहत जो है 1.80 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को रजिस्टर किया जाएगा 1200 विलेजेस में। तो उन्होंने क्या किया है एक्चुअली, जो प्रॉपर्टी ओनर्स रहते हैं ना जितने भी विलेजेस के, उनके ओनर्स के जो लैंड्स हैं एक प्रॉपरली एक मैप किए जाएंगे विद हेल्प ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो एक पर्टिकुलर डाटाबेस में इनको अपलोड किया जाएगा और उनको प्रॉपर कार्ड्स दिए जाएंगे। दैट इससे क्या होता है, हम लोगों को पता चलता है कि कौन सी किसकी ज़मीन है और कितनी सारी ऐसी ज़मीन है जो वेस्ट लैंड में है, उसको हम किस तरह से प्रोडक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने डाटा दिया है कि इसके उसके बाद इसके अलावा एक एडुकेट क्रेडिट भी दिया जाएगा फार्मर्स को, राइट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट का जो टारगेट है वो भी इंक्रीज कर दिया गया है, 16 लाख करोड़ इन्होंने अनाउंस किया गया है, राइट। सो मोर देन एल्स, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो फोकस जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो एनिमल हस्बेंड्री को दिया जाए, डायरी फिशरीज में भी दिया जाए, राइट। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो यहाँ से जो कई सारे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है फंडिंग, 30,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक ये कर दिया गया है। सो वी हैव सीन द इंक्रीज ऑफ 10,000 करोड़। सो दिस इज अ फ्यू बेसिक डेटा विच इज प्रोवाइडेड इन द बजट। ओके, पहला तो हो गया कि 1.80 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स के जो लैंड है उनको मैप किया जाएगा इन फिजिकल ईयर 21-22। और एग्रीकल्चर क्रेडिट कितना इंक्रीज कर दिया गया है, 16.5 लाख करोड़, राइट। और बजट का जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ कर दिया गया है। तो नाउ वी विल गो टू द बेसिक। जैसे कि अगर आपने मेरे पहले 2 लेक्चर्स देखा होगा तो पहले मैं जो है आपको डाटा बता देता हूँ, उसके बाद स्कीम बताता हूँ ताकि आपको एक रिलेट कर पाए। ओके, तो स्वामित्व स्कीम के बारे में हम पढ़ते हैं अभी। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ओके, सो सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो नथिंग बट एक इनका मकसद यही है कि जितने भी लैंड्स हैं विलेज एरिया में उसको एक प्रॉपरली मैपिंग करें, ओके, ताकि ये पता चले कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इनहैबिटेड हैं, या फिर कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम जो बंजर ज़मीन है उसको हम प्रोडक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। या फिर हम चाहे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तब पता चलेगा जब हम इसकी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और प्रॉपर हमारे पास कोई डाटाबेस रहेगा, राइट। तो ये कौन सी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, उसके बाद स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट और स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनका जो चारों और पांचों का जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है उनके तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम में क्या कर रहे हैं, बेसिकली ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन के द्वारा जितने भी लैंड्स हैं ये लोग मैप करेंगे एंड दे विल अपलोड टू द नेशनल डाटाबेस। और मैपिंग का जो पीरियड है ये कब तक चलेगा, 4 साल तक चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि स्वामित्व स्कीम के अंडर आप मैपिंग कितने साल में करो, इज इट 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 5 ईयर्स, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। देखिए अभी आपको आसान लगेगा क्योंकि अभी आपने स्कीम के बारे में जाना है, राइट। जब क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में देन यू विल गेट कंफ्यूज, आपको इस तरह से कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट। एग्जामिनर चाहता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, बट इसीलिए आप अच्छे से याद कर लीजिए कि 4 साल के पीरियड के अंदर अंदर स्वामित्व स्कीम के अंदर सारे लैंड्स को ये लोग मैप कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए अब डाटा क्या बता रहा है, तो इन्होंने कहा कि 1.80 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स 1200 विलेजेस में ये लोग कार्ड्स प्रोवाइड करेंगे, उनके लैंड्स को जो है मैप किया जाएगा। अभी लिंक कर सक रहे हैं आप स्कीम को। तो लेट्स मूव ऑन। और उसके बाद इन्होंने 1.68 करोड़ फार्मर्स को रजिस्टर किया है इस ई नाम्स के तहत। अगर आपको पता रहेगा कि ई नाम्स जो है एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फार्मर्स जो है अपने गुड्स डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, जिस तरह से वेरियस प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं वहाँ से। तो नथिंग बट दे कम फ्रॉम द डिफरेंट सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइक। तो इसी तरह ई नाम भी एक गवर्नमेंट का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है,
वहाँ पे जो खरीद फरोख्त होती है, वहाँ पे सेल एंड बाई किया जाता है। तो इन्होंने अभी ये डाटा बताया है कि 1.6 लाख जो करोड़ के फार्मर्स हैं उसको रजिस्टर किया गया है, राइट। और इसमें कॉम्पिटिटिवनेस, ट्रांसपेरेंसी की लाने की बात की है इन लोगों ने। और ये इनाम के तहत 1000 मोर मंडीज को भी ये लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो ताकि आप जो भी खरीद फरोख्त है ऑनलाइन कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो उसके जो फंडिंग थी, जिस तरह हमने देखा अभी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसमें किस तरह से 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ कर दिया गया था। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में भी गवर्नमेंट वादा कर रही है कि 40 to 50,000 करोड़ दे विल इंक्रीज, ओके, दे विल इंक्लूड इन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ताकि आगे चलकर जो है कोल्ड स्टोरेज के लिए यूटिलाइज किया जाए, और आगे चलकर जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जाए, डायरी हो, फिशरिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो। क्योंकि क्या होता है, कई लोगों के पास, जब अगर आपने देखा होगा पैंडमिक में, तो कई लोग जो फसल उगाते हैं वो ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर स्टोरेज नहीं होने की वजह से उनके कई सारे जो सब्जी थे, कई सारे जो फ्रूट्स थे वो सड़ चुके थे, राइट। क्योंकि क्या हो रहा था, उनके पास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था प्रॉपरली, वहाँ प्रॉपर एक विलेज में या फिर 2-3 विलेज मिलाकर एक कोल्ड स्टोरेज हो जहाँ पे वो लोग स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी हालात सुधरेंगे तो दे विल एक्सपोर्ट या फिर दे विल डिस्ट्रीब्यूट। ऐसे ना होने के कारण कई सारे फार्मर्स को लॉस फेस करना पड़ा और कई सारे फार्मर्स सुसाइड भी कर लिए। तो इन सारे चीज़ों को अभी रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लाया है। So they will promising that they will also include about 50,000 crore in that. So let's see what will happen in near future. But anyhow, आप इस इतना याद कर लीजिए कि 1.6 करोड़ फार्मर्स को रजिस्टर किया गया था ई नाम के द्वारा। सो ई नाम इज नथिंग बट इट्स ए गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, दैट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन सेल एंड बाय द थिंग्स, ओके। और इसके स्कीम के तहत 1000 मोर मंडीज को यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट फिशरीज, ओके। तो पहले हम बजट में क्या बताए वो देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या स्कीम्स लाए गए हैं अभी इंडिया में फिशरीज को रिलेटेड, और इंडिया का क्या स्टेटस है फिशरीज को लेकर, ओके। तो सीवीड फार्मिंग के बारे में इन्होंने कहा है। सो अभी आजकल अगर आप देखें तो सीवीड फार्मिंग इज एन एमर्जिंग सेक्टर। जितने भी कोस्टल कम्युनिटीज अगर आप देख रहे हैं तो लोकली दे विल डेवलप द फिशेस, ओके, इन देयर पर्टिकुलर फॉर्म्स, एंड दे विल दे विल ट्रेड विद दैट फिशेस, ओके। सो इससे क्या होता है, आपको कई सारे लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट मिलता है और एडिशनल इनकम्स भी इट विल प्रोवाइड। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस सीवीड कल्टीवेशन, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि मल्टीपर्पज सीवीड पार्क बनाया जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो एग्जामिनर आपको पूछेगा कि सीवीड पार्क, मल्टीपर्पज सीवीड पार्क कहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है, इट्स इट इन तमिलनाडु, ओके। So this is about the what is included in the budget. Now let us move to the schemes which the government has coming and the government has come in these years. तो पहली बात जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ओके। सो मत्स्य संपदा योजना अगर आप आए एग्जाम में तो डायरेक्टली आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए, हाँ भाई ये तो मच्छियों के रिलेटेड या फिर फिशेस के रिलेटेड स्कीम्स है। इसको किसके मिनिस्ट्री के अंदर आपको एस्टैब्लिश किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ओके। और ये जो है इनका मकसद यही है, जो वैल्यू, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कोल्ड स्टोरेज को लेकर, तो और मॉडर्नाइजेशन किस तरह से हम जो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, और जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है और क्वालिटी कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारे कुछ जितने भी गैप्स ये लोग फेस कर रहे हैं तो इस स्कीम के द्वारा इसको फिलअप कर दिया जाएगा, ओके। दिस इज अबाउट प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। नेक्स्ट हो गया नील क्रांति। सो नील क्रांति, नील इन द सेंस ब्लू, क्रांति इन द सेंस रेवोल्यूशन। तो नील क्रांति नाम में ही आपको पता चल रहा है कि ब्लू रेवोल्यूशन प्लान है। तो उसके तहत जो कंट्री का जो फिश एक्सपोर्ट्स है उसको ट्रिपल करने की बात की गई है, ओके। तो इसका जो फिश प्रोडक्शन है वो 50% ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं हम इन कमिंग 2 years, दैट इज 15.2 मिलियन टन्स, ओके। जो बाय 2020 तक हमने टारगेट को अचीव किया है, बट अगेन ऐसा माना जाता है कि स्कीम को अभी एक्सटेंड किया जाएगा विद फ्रेश टारगेट्स। तो अभी तो कोई अपडेट आया नहीं है, बट एनी हाउ ब्लू रेवोल्यूशन प्लान की अगर आप बात करें तो इसमें जो हमारे फिशिंग एक्सपोर्ट्स हैं तो उसको हम ट्रिपल करने की बात कर रहे हैं। वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 50%, ओके। तो दिस इज अबाउट द फ्यू इंपॉर्टेंट स्कीम्स। ये बजट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच इज रिलेटेड टू द फिशरीज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको एक डिटेल एनालिसिस बात करें।
तो इंडिया एंड फिशरी का अगर हम देखें तो इंडिया इज अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर विद एक्सपोर्ट्स मोर देन 45,000 करोड़। ओके, तो हम 47 नॉट 45 47,000 करोड़ का जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। सो इसमें इंडिया का जो रैंकिंग है वर्ल्ड में वो हम सेकंड लार्जेस्ट है। ओके, एंड फिशरीज आर द कंट्री सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी माना जाता है, क्योंकि अगर आप देखें जो एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री में जो हमने इंप्रूवमेंट मिला है वो ज़्यादातर आपको फिशिंग सेक्टर से ही आया है। सो वी हैव ए ग्रोथ ऑफ 6 to 10% इन द पास्ट 5 years। ओके, और फिशरीज हो गया, एक्वाकल्चर सेक्टर हो गया, एक इनको एक सनशाइन सेक्टर की तरह माना जाता है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में, क्योंकि कभी भी ये डूबेगा नहीं आपको, राइट। कभी भी एवरग्रीन रहता है सेक्टर आपको, एंड इट विल आल्सो स्टिमुलेट नंबर ऑफ सब्सिडरी इंडस्ट्रीज, और कई लोगों के जो लाइवलीहुड का सोर्स भी है। तो इसको प्रॉपरली मैनेज करना, एक प्रॉपर डाटा इंटीग्रेट करना। सो विद दिस डाटा यू कम टू नो कि हाउ मच फिशरी सेक्टर इज इम्पोर्टेंट टू आवर पीपल एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज so that we can improve this sector, what are the new schemes so that we can organize in a proper way। okay, तो ये डेटा मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कल के रोज एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे देन यू कैन इजीली नोट इट डाउन दिस पॉइंट्स, तो वहाँ पे आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं वहाँ पे कि इस तरह से हमारा स्टेटस है। तो दिस आर द स्कीम्स, रिसेंट स्कीम्स विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम, एंड इन बजट ऑल्सो दे विल अनाउंस द सीवीड फार्मिंग, एंड फर्स्ट मल्टी सीवीड पार्क वाज गोइंग टू एस्टैब्लिश इन तमिलनाडु। क्लियर? तो चलिए फिशरी के बारे में हो गया। नेक्स्ट माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक, आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से इन लोगों के ऊपर बड़ा ही बुरा वर्स्ट कह लीजिए आप इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स जो है कई दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाकर वो अपने रोजी रोटी के लिए काम करते हैं। सडनली लॉकडाउन हो जाना तो उनके लिए तो दे हैव डायरेक्टली हिट देयर स्टमक, राइट। तो उनके जो पैसा नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बंद हो चुके हैं, सारे मनरेगा के जो जितने भी काम हैं वो स्टॉप कर दिए गए हैं। तो इन लोगों को कोई रास्ता नहीं दिखा है। अपने कई सारे दर्दनाक ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जो लोग जो है चल कर अपने गांव को वापस जा रहे हैं। सो आई हैव सीन द वीडियो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है, शी इज़ ट्रैवलिंग ऑलरेडी विथ ए स्मॉल चाइल्ड इन हर हैंड, और उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो शी इज़ ट्रैवलिंग बाय वॉक टू देयर होम्स, राइट। तो उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि उनके पास जो रेशन कार्ड है ना उसकी मदद से भी वो लोग वहाँ पे, क्योंकि स्टेट बदल गया है एंड दे विल न्यू दे रिक्वायर द न्यू रेशन कार्ड, बट दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं वहाँ पे, राइट। और जो वो रह रहे हैं उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो भी अनहाइजीन है। ओके, एंड ऊपर से तो पैसा नहीं है हाथ में। तो इसके तहत कई सारे जो फिजिकल स्टिमुलस पैकेज लाया गया था उसी वक्त, तो उस पर कई सारे रिलीफ हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था कि वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम को हम ला रहे हैं। एंड उन लोगों को ये भी कहा था कि मनरेगा के तहत इनको वेजेस भी बढ़ाए जाएंगे। दिस आर द फ्यू स्टेप्स, और कई सारे स्टेट स्कीम्स भी थे इनको प्रॉपर डेवलपमेंट देने के लिए। तो अभी इस बजट में इसके बारे में बात किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। तो उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन रेशन कार्ड जो है अभी सिर्फ थोड़े स्टेट्स में अप्लीकेबल है, जैसे राजस्थान, तेलंगाना, वहाँ पे पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया गया था। तो अभी इसके बेनिफिट जो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया एंटायर इंडिया। ओके, तो एंटायर इंडिया अभी आप कहीं से भी अपने एक रेशन कार्ड से कहाँ से भी आप जो है राइस और जो भी रेशन जो ग्रोसरीज है वो आप ले सकते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो इस स्कीम के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उसके साथ साथ इन्होंने एक पोर्टल को भी लॉन्च किया है दोस्तों, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू गिग वर्कर्स, बिल्डिंग वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जितने भी हैं, ओके, ताकि एक जब कभी भी एक माइग्रेंट दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसके सारा डाटा को कलेक्ट कर लिया जाएगा, कौन से गांव से है, कहाँ से आया है, और इसका जो वर्किंग कैटेगरी क्या है, सारा कुछ एक नेशनल डेटा में अपडेट कर दिया जाएगा। तो अभी जो हम लोगों को ये सीख मिली है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, क्योंकि क्या हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट जो नेग्लिजिबल मतलब अगर आप देखें जो टास्क हम करते आ रहे थे इतने दिनों से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट साबित हुआ है इस कोविड-19 की वजह से, क्योंकि वी डोंट हैव ए इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ओके, अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी देन वी विल कम अप विद द पर्टिकुलर स्कीम। हाँ भाई, कौन से स्टेट के लिए क्या ज़रूरत है, वहाँ पे क्या वहाँ पे खाने की ज़रूरत है या फिर वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन कंडीशंस की ज़रूरत है, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी इजी रहेगा जब कोई डाटा आएगा।
तो इस लैक ऑफ डाटा होने की वजह से क्या हुआ है, कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स और लेबरर्स को बड़ा ही बुरा बर्ताव किया गया है उनके साथ, एंड दे सफर ह्यूज लॉसेस। ओके, तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि हम पोर्टल को लॉन्च करेंगे जहाँ पे सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी एट द टाइम ऑफ दे विल ज्वाइन एनी वर्क। ओके, और इसके हिसाब से हम इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, क्रेडिट देंगे ये लोग, और फूड स्कीम्स भी कई सारे लाए गएंगे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। सो दिस आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज मेंशन्ड इन द बजट। तो जैसे मैंने आपको बताया वन रेशन वन नेशन के कार्ड के बारे में, तो ये जो है एक इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ रेशन कार्ड्स रहेगा। 2019 में इसको लाया गया था। ओके, जैसे कि आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, एंटायर इंडिया आपको मिले रहेगा, राइट। सो एनी हाउ यू कैन नॉट यूज इट एज ए सिटीजनशिप प्रूफ, बट आधार कार्ड तो एक ही रहता है। आधार नंबर एक बार जनरेट हो गया तो एक ही रहता है ना। दैट इज डिफरेंट टास्क, आप एड्रेस बदला सकते हैं, फोन नंबर बदला सकते, बट इट तो इसी तरह रेशन कार्ड्स को भी क्या है, वन नेशन कर दिया गया है। सारे नेशन में आप एक ही रेशन कार्ड को ले लीजिए। ये क्या करते हैं, आधार को लिंक कर देते हैं। ओके, और इसमें जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर जो बेनिफिशियरीज बताए गए थे और जो इंक्लूड किए गए थे, जो फूड ग्रेन्स क्या क्या लोग मिलेंगे और कौन से ऐसे शॉप्स हैं, वो कहीं पे भी जाकर अपना रेशन कार्ड को दिखाकर कुछ भी ग्रोसरीज ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द दिस एनएफएस एक्ट 2013। ओके, तो पहले जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान तेलंगाना से 4-5 स्टेट्स थे, वहाँ पे इसको पायलट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया गया है। बट नाउ अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर, अगर आपने देखा होगा अगस्त के महीने में यानी 2020 में, तो जम्मू कश्मीर उत्तराखंड उस स्टेट्स को भी इन्होंने लिंक अप किया था। बट नाउ दिस रिसेंटली बजट मीटिंग, तो बजट अनाउंसमेंट इन्होंने कहा है कि हम सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज को इस बेनिफिट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इनका कहना है कि 65 करोड़ बेनिफिशियरीज होंगे इसके तहत। ओके, एंड 80% ऑफ द टोटल बेनिफिशियरीज मस्ट बी कवर्ड अंडर एनएफएसए एक्ट। सो क्लियर हो गया आपको? तो अभी आप इस बजट के पॉइंट को, स्कीम को अगर आप लिंक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर पिक्चर हो जाएगा। और पोर्टल के बारे में मैंने डिस्कस किया। तो दिस इज अबाउट द टुडेस लेक्चर, दैट इज थर्ड पिलर ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया। तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो देखिए, वी हैव डन ए वेरी डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, एंड आई विल आल्सो एडेड सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आल्सो इन दैट, जो कि आपको एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।